जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ मोड यूपीएससी पावर्ड हाइपोथेसिस में। मैं हूं ध्रुव जानी। आज का जो उपाख्यान है वह उपाख्यान लगभग 12वां है और इस उपाख्यान में हम लोग ईरानी सभ्यता के जो अलग अलग चरण है जो हमें देखने बाकी है वो देखने का प्रयास करेंगे, उस पर अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, जिसकी सूची जो है वो हमारे सामने है, जिसमें सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति की बात भी की गई है, उसके साथ धार्मिक स्थिति के ऊपर हमारा प्रकाश जो है वह और गहरा करेंगे। शिक्षण व साहित्य देखेंगे और कला व स्थापत्य देखेंगे। देखिए, हाइपोथेसिस में जो हमने हमारी जो यात्रा है वो यात्रा दरअसल हमने इजिप्ट के सिविलाइजेशन से शुरू की थी, यानी कि मिस्र की सभ्यता से हमारी शुरुआत हुई थी और कई सारी सभ्यताओं को देखते देखते आज हम लोग यहाँ ईरानी सभ्यता में पहुंचे हैं। तो अगर हम युग के दृष्टिकोण से देखें तो हमने शुरुआत जो की थी वह की थी प्री हिस्टोरिक से, और आज जो हम खड़े हैं वो हम लोग मेटल एज में खड़े हैं। मेटल एज और उसमें भी आयन एज, यानी कि रफली 2-3 हजार वर्ष पहले की बात है जब ईरानी सभ्यता मीडिया के इलाके में इसका उद्भव व विकास हुआ था। हम लोग देखेंगे, अनेक पहलू देखेंगे, जिसमें से ये जो 2 पहलू है, सर्वप्रथम सामाजिक स्थिति और जो दूसरा है धार्मिक स्थिति, इसमें तीसरा है मगर हमारे लिए दूसरा। तो ये जो 2 पहलू है, ये 2 पहलू थोड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि दोनों ही पहलू भारत के साथ साम्य रखते हैं। देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन इंडिया एंड टुडेज ईरान, या आप कह लीजिए आज का ईरान। सामाजिक स्थिति जिसमें समाज, जिसकी प्रजा जो साम्य है आज के भारत की प्रजा के साथ, और उसी तरह उसकी जो धार्मिक स्थिति है वो भी हमारी धार्मिक स्थिति यानी कि हिंदू धर्म की स्थिति के साथ साम्यता रखती है। ये बात अलग है कि आज के समय ईरान जो है वो है कि शिया मुस्लिम देश है, मगर जब इस्लामिक प्रभाव नहीं था, यानी कि जब मेटल एज की बात थी, तो ये लोग जो थे वे ज़रथुस्त्र धर्म का पालन करते थे। वे लोग जो है ज़ोरास्ट्र धर्म के अनुयायी थे, ज़ोरास्ट्रियन थे। और ये एक ऐसा धर्म है जो एक पैगंबर के द्वारा स्थापित हुआ था, पैगंबर ज़रथुस्त्र के द्वारा स्थापित हुआ था, जो हमने हमारे पिछले उपाख्यान में देखा था जब हमने ईरान की बात की शुरुआत की थी। तब ये अकेले पैगंबर थे। इसका जो धर्म था वो भी एकदम सिंपल था, कोई इसका जो तत्वज्ञान था वो भी एकदम सिंपल था, उसमें कोई जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, जिसका जिक्र हम लोग वहाँ आगे धार्मिक स्थिति में करेंगे। मगर याद में यही रखना है कि इन 2 पहलू से हम लोग भारत और ईरान के बीच की जो साम्यता है वह स्थापित कर सकते हैं, वो सिद्ध कर सकते हैं। बाकी सब पहलू तो ठीक है, जैसे अलग सभ्यता के होते हैं वैसे ही थे, जिसको एक्सप्लोर हम 1 बाय 1 करेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास सामाजिक स्थिति से ईरान की सभ्यता के संदर्भ में। देखिए, एक बात हमें याद रखनी है कि भारत में आज के समय जो प्रजा रहती है, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, जिसे हम लोग आर्य के नाम से जानते हैं, यही प्रजा दरअसल ईरान में भी थी। जो हमने अगले उपाख्यान में देखा कि मीडिया की जो प्रजा है वह प्रजा कई जगह पूरे विश्व में फैली, जिसमें से एक समूह जो था वो भारत की ओर भी आया था, हिंदू कुश को जो है क्रॉस करके, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस को। वैसे ही जो यहाँ आ गए वे हिंदू धर्म उन लोगों ने अपना लिया, मगर ईरान में धीरे धीरे क्या हुआ कि जब समय बदलता गया, जब इस्लाम का उदय हुआ, तो इस्लामी प्रभाव जो है, इस्लामी आक्रमण जो है वो बढ़ता गया, और इसी की वजह से पूरा का पूरा जो प्रदेश है वह इस्लामी हो गया, वह इस्लाम के प्रभाव में आ गया। तो वहाँ रहने वाले लोग भी स्वाभाविक रूप से जो है इस्लाम के अनुयायी बन गए, और इसी तरह आज का जो ईरान है वह इस्लाम बना है। मगर इन अ वेरी अर्ली टाइम्स, इन अ वेरी अर्ली एजेस, इट वाज अ आर्यन नेशन, इट वाज अ नेशन इन विच आर्यन पीपल यूज्ड टू लिव। देखते हैं अब सामाजिक स्थिति। देखिए, ईरान की प्रजा आर्य थी। सर्वप्रथम बात यहाँ बोली गई है कि ईरान की प्रजा आर्य थी, उसमें कोई 2 मत नहीं है। समग्र पश्चिम एशिया में सुंदर दिखने वाली थी। ये भी एक ईरानी प्रजा की प्रॉपर्टी है, एंशिएंट ईरानी प्रजा की प्रॉपर्टी है। बहरहाल आज के समय भी हमें ईरान के लोगों में रूप जो है वह दिखाई देता है, सुंदरता दिखाई देती है। यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति विशेष आग्रह रखते थे, यानी कि दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हाइजीन, देयर हेल्थ एंड हाइजीन। प्राचीन समय में यह प्रजा सादा खुराक ग्रहण करती थी, सिंपल फूड वॉज कंजप्टेड, और उसके साथ साथ पीने में भी वे सिर्फ पानी का ही उपयोग करते थे।
दूसरा कोई जो है बिवरेज तब शोधा नहीं गया था या उन लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लिया गया था। शराब जो थी वह जमशेद के समय में उसका जो आविष्कार है वह हुआ था और उसका प्रचलन जो है वह जमशेद के समय में शुरू हुआ था, जो कि काफी बाद में था। वे लोग शरीर पर व्यवस्थित पोशाक धारण करते थे, व्यवस्थित पोशाक धारण करते थे, ऐसे पोशाक के जिससे पूरा तन ढक जाए। तो दे वर डिसिप्लिन्ड इन देयर क्लोथिंग। उसके बाद उस समाज की स्त्री प्रसाधन यानी कि मेकअप की शौकीन थी। वहां का समाज सुगंधी द्रव्यों का शौकीन था, यानी कि अत्तर परफ्यूम वगैरह का शौकीन था। राजा हमेशा अपने साथ रणभूमि में अत्तर की पेटी रखता था, वो हमने राजतंत्र में भी देखा था। ये एक प्रकार की अंधश्रद्धा है मगर उस समय बहुत ही प्रचलन में थी। समाज में बहुपत्नीत्वता की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि पॉलीगेमी। पॉलीगिनी प्रचलित नहीं थी, बहुपतित्व जो है वह प्रचलित नहीं था, मगर बहुपत्नीत्वता प्रचलित थी। संतानों के विवाह माता पिता के द्वारा तय किए जाते थे, विच मीन्स अरेंज मैरिज जो थे वे वहाँ प्रचलन में थे। वो कुटुंब के जो है बुजुर्गों के द्वारा तय किए जाते थे। कुटुंब समाज का महत्वपूर्ण पवित्र एकम माना जाता था। फैमिली को महत्व दिया जाता था और समाज में उसको एक बहुत ही अच्छा यूनिट माना जाता था, इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता था। ईरानी प्रजा अग्नि पूजक होने से प्रत्येक घर में अग्नि सतत प्रज्वलित रखी जाती थी। ये वहाँ की एक जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए। समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा था, समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा था इन कॉन्ट्ररी टू द सुमेर सिविलाइजेशन या इन कॉन्ट्ररी टू द बेबीलोनिया, क्योंकि बेबीलोन और सुमेर दोनों में ही समाज दोनों के समाज में जो स्त्री का स्थान था वह निम्न कक्षा का था। इनफैक्ट बेबीलोन में तो बहुत ही निम्न कक्षा का था। वाइल इट इज इन लीनेज विथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, क्योंकि सुमेर के समाज में स्त्रियों का स्थान जो था वो बहुत ही ऊंचा था। इतना ऊंचा था कि ग्रीक जो मुसाफिर थे वे लोग दंग रह जाते थे इजिप्ट का नज़ारा देख के। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इन कॉन्ट्ररी एंड इन, और कह लीजिए सिमिलर विथ। तो कॉन्ट्ररी में हम लोग दो सभ्यता का नाम ले सकते हैं जिसका जिक्र जो है हमने आगे के लेक्चरों में किया है, सुमेर एंड बेबीलोनिया। और सिमिलर विथ में हम लोग एक ही सभ्यता का नाम लिख सकते हैं, वो है इजिप्शियन। क्योंकि इजिप्ट के समाज में जो स्त्री का स्थान था ठीक वैसा ही स्थान ईरान के समाज में था स्त्रियों का, यानी कि ऊंचा था, अच्छा था। सबसे प्रथम पर्दा प्रथा नहीं, जो प्रथा थी वह यहाँ नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। सेकंड थिंग, मिल्कत ले बेच सकती थी, कोई रोक नहीं थी स्त्रियों के ऊपर। They were treated equal to men। वहाँ के समाज में वो एक बहुत ही अच्छी बात है। इतने अर्ली एजेस में स्त्रियों का स्थान इतना ऊंचा होना वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। एक बात यहाँ हमें मार्क करनी है, जब से दारियस का शासन लागू हुआ या जब वो शासन में आया तो वहाँ से जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें गिरावट दिखने लगी। वो निम्न कक्षा की होती गई, धीरे धीरे एकदम निम्न कक्षा की होती गई, जैसे हमने समर और बेबीलोन में देखा था। मगर यह जो पॉइंट ऑफ डिवाइड था वह डिवाइड दारियस का रिगेन था, उसका शासन था। वहाँ से ही स्त्रियों की स्थिति जो है उसमें कमी है वह आने लगी। मगर उससे पहले स्त्रियों का स्थान जो था वो बहुत ही अच्छा था। साइरस के समय देख लो आप, कैम्बिसिस के समय देख लो, जो है अन्य कोई राजाओं के समय देख लो, तो बहुत ही ऊंचा था। मगर दारियस से वो गिरावट दिखने लगी। समाज में पुत्र जन्म का आनंद होता था पुत्री जन्म की तुलना में। ये आज के समय भी ये एक बहुत ही स्वाभाविक बात है, जो एक गलत बात है मगर आज के समय में दुर्भाग्यवश स्वाभाविक हो चुकी है। यहाँ ईरान के संदर्भ में एक तर्क वो भी है कि लश्करी राज्य होने से
यहाँ का जो तंत्र था वह ऊंचे जन्म दर को बढ़ावा देता था, क्योंकि लश्कर में नई नई भर्तियों की ज़रूरत रहती थी। तो इसी की वजह से यहाँ का जन्म दर जो था वो भी ऊंचा था। ये तर्क भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद समाज में गर्भपात एक बड़ा गुनाह माना जाता था, और ऐसा कहा जाता है, हमें कुछ ऐसे तथ्य भी प्राप्त हुए हैं, साहित्यिक तथ्य है, उससे हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देहांत दंड तक की भी सजा थी। समय के चलते यहाँ स्त्रियों की दशा भारत के समकालीन समाज के स्त्रियों जैसी हो गई है, यानी कि निम्न कक्षा की। आज हम देखें आज का हमारा भारत का समाज, तो वुमेन एम्पावरमेंट के 10, 15, 20 वर्ष बाद भी आज भी हमें इनइक्वालिटी जो है वह नजर आती है। तो ठीक ऐसी परिस्थिति उस समय ईरान में बन गई थी आफ्टर द जो है रीगेन ऑफ दारियस। देखते हैं गणिका गुरुओं का वहां क्या हाल था। समाज में वेश्या का प्रमाण विशेष था, एक वर्गीय था जो समाज में एकदम पैरेलल समांतर रहता था। वैश्य गृहों की संख्या बढ़ने लगी थी, तो ये भी एक कलंक समान ही है किसी भी समाज पर कि प्रोस्टिट्यूशन का जो लेवल था वो बहुत ही जो है हाई होता जा रहा था, ऊंचा होता जा रहा था। लश्कर के साथ भी वेश्याओं को रखा जाता था, वो हमने जिक्र किया था हमारे पिछले उपाख्यान में, जब तंत्र की बात कर रहे थे, और उसमें जब हमने लश्कर देखा कि लश्कर की ज़रूरियातों को पूर्ण करने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो साथ ही रखी जाती थी। और ये जो वेश्याएं होती थी वे दरअसल जो सैनिक होते थे उनकी जो हवस होती थी उसको शांत करने का कार्य करती थी। संक्षिप्त में देखें तो समाज में नीति के धोरण निम्न कक्षा के थे। देयर वाज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ एथिक्स एंड मोरल। क्लियर, वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि लश्करी राज्य था। तो और ज़्यादातर अधिकांश जो लश्करी राज्य होते हैं वे क्रूर होते हैं, घातकी होते हैं, या आप कह लीजिए सिद्धांतहीन होते हैं। उसके बाद संवत की बात करें, देखिए संवत मीन्स कैलेंडर हम कह सकते हैं। आमतौर पर यानी कि नॉर्मली किसी भी राजा हो, कोई बड़े राजवंश का, वो अपने पराक्रम को या किसी भी ऐसी कोई घटना को मार्क करने के लिए, उसको जो है यादगार बनाने के लिए संवत को जो है शुरू करते थे। मगर यहाँ एक बहुत ही विचित्र प्रथा प्रचलित थी। यहाँ प्रत्येक राजा शौकीन था अपने नाम का संवत शुरू करवाने के लिए, और करता भी था। तो इसी की वजह से यहाँ ईरान के अगर हम इतिहास में देखें तो संवतों की एक सूची है, जैसे जितने राजा उतने संवत है, वो कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ईरान में प्रत्येक राजा अपने नाम का संवत शुरू करने का शौकीन था। ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है, और यहीं से हमें जो है उन राजाओं की जो विरुद्ध इच्छाएं है उसके बारे में जो है थोड़ी समझ मिलती है। सिक्कों के ऊपर राजा कितने साल राज्य किया, राजा ने कितने साल राज्य किया लिखने की प्रथा भी प्रचलित थी। ये अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइप का जो ट्रेडिशन है वह दरअसल हमें हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए, किसी भी जगह विशेष के इतिहास को हमें समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि आप समझ लो कि कोई जो है बैग हमें मिली एकदम एंशिएंट सिक्कों की, तो अगर उसमें ऐसे डिटेल लिखी हुई है तो वो हमारे इतिहासकारों के लिए, हमारे संशोधकों के लिए बहुत ही जो है आसान कर देगा पूरी टाइमलाइन को जो है सेट करने में, या किसी भी जगह विशेष का इतिहास जानने में। तो ये थोड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाली जो बात थी वो थोड़ी आश्चर्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संवत की शुरुआत जो है वह दरअसल हमने तो वही देखा है हमारे इतिहास में। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, गुजरात के इतिहास की बात करें, या किसी भी राज्य के इतिहास की बात करें, तो हमने तो वही देखा है कि कोई राजा किसी भी महत्वपूर्ण घटना को या उसके बड़े पराक्रम को यादगार बनाने के लिए वहां से संवत की शुरुआत करता था। उसके बाद सामाजिक स्थिति में हमें गुलाम वर्ग भी देखना है। गुलाम वर्ग निसंदेह था, और गुलामी जो प्रथा है वो भी प्रचलित थी। युद्ध सैनिकों में भी गुलाम वर्ग था, यानी कि जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते थे उन लोगों को भी गुलाम के तौर पर सैन्य में सेवा जो है वह देनी पड़ती थी। तो इतना तक हमने सामाजिक स्थिति की बात की, जिसमें हमने वहाँ की प्रजा भी देखी, प्रजा की थोड़ी रहनी कहनी भी देखी। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति देखी, गणिका गृहों की स्थिति देखी, और गुलामों का वर्ग देखा। यहाँ से हमें
ईरान की तब के ईरान की आर्थिक स्थिति जो है उसके ऊपर अभ्यास करना है। देखते हैं, ईरान का अर्थतंत्र खेती आधारित था, खेत आधारित था। यहाँ से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इजिप्ट की बात करें, जिन जिन प्राचीन सभ्यताओं का अभ्यास हमने किया है, वह सभ्यताओं की यहाँ हम अगर बात करें और अगर इसकी तुलना करें तो इजिप्ट है, सुमेर है और बेबीलोन है। तो देखिए, यहाँ भी हमें इजिप्ट के साथ इसकी साम्यता देखने को मिलती है, क्योंकि इजिप्ट की सभ्यता बहुत ही प्राचीन थी और जो है खेत प्रधान थी या कृषि प्रधान थी। तो यहाँ की सभ्यता भी कृषि प्रधान है। तो इन दोनों में इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं। और सुमेर और बेबीलोन के संदर्भ में हम लोग इसे ऑपोजिट की साइन जो है वह दे सकते हैं, यानी कि ईरान की आर्थिक परिस्थिति से विरुद्ध थी। यहाँ व्यापार जो था वह प्रधान था इन दोनों सभ्यताओं में, और ईरान के सभ्यता में खेती जो थी या कृषि जो थी वह धर्म प्रधान थी। हालांकि इसके कई कारण हैं ईरान के संदर्भ में। एक कारण धार्मिक भी है और कई सारे जो है बिन वैज्ञानिक कारण है, मगर किसी भी कारण इसकी जो प्रधानता थी वह कृषि थी, आर्थिक प्रधानता कृषि थी, ऐसा कह सकते हैं हम। यहाँ का व्यक्ति खेती करने में गौरव की अनुभूति करता था। यहाँ के शास्त्रों में कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय माना गया है और ऐसा माना जाता था, एक मिथ थी, यानी कि एक लोक मान्यता थी कि अगर कोई भी व्यक्ति विशेष खेती कर रहा है तो उससे ईश्वर जो है वह खुश होगा। तो खेती को सर्वोत्तम काम जो है वह माना जाता था। सब लोग, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि सब लोग जो थे वे खेती करने में गौरव की अनुभूति करते थे। they were feeling very prideful in doing agriculture या performing agriculture। उसके बाद देखें तो यहाँ की प्रजा सहकारी रूप से खेती करती, बहुत ही बड़ी बात है। तो प्रोबेबली हम लोग कह सकते हैं निसंदेह कि ईरान ने ही कोऑपरेटिव जो पद्धति है वो भेंट के रूप में पूरे विश्व को दी। इट कैन बी कंक्लूडेड। आमतौर पर राजा जमीन का मालिक होता था, यानी कि राज्य के नाम की जमीन होती थी, मगर कुछ समय राजा जब खुश होता था या कोई युद्ध जीता होता था तो उसमें मदद करने वाले अमीर उमराओं को वो जमीन जो है वो जागीर के तौर पर देता था। उसके बाद वे अमीर उमरा भी वह जागीर का वहीवट करते थे, जो है उसका हिसाब रखते थे। यहाँ लश्कर के लिए हथियारों की बनावट का उद्योग बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, और हो भी क्यों ना, लश्करी राज्य है तो निसंदेह होना ही चाहिए। धातु के बर्तन भी बनाते थे। मेटल एज की हमने जो बात की, और मेटल एज में मेनली आयन एज हम लोग कह सकते हैं। अन्य उद्योगों का विकास भी हुआ था, जैसे बुनाई हो या कांच बनाने का उद्योग हो, या आप कह लीजिए एम्ब्रॉयडरी हो, एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ की प्रजा व्यापारी प्रजा नहीं थी। वे जरूरी चीजें पश्चिम एशिया से आयात करते थे। व्यापारी प्रजा निसंदेह नहीं थी। तो हमने देखा संपूर्ण समाज जो है वह कृषि के ऊपर आधारित था, अपने रोजगार के लिए, अपने काम के लिए, और पश्चिम एशिया से अपनी जो जरूरियातें थी वो आयात करता था। लश्करी राज्य होने से संदेशा व्यवहार, रास्ते इत्यादि विकसित थे, यानी कि कनेक्टिविटी वॉज पावरफुल, which is a prerequisite for any military nation। अगर संदेशा व्यवहार, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ, अगर ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हुआ, तो जो लश्कर का तंत्र है जो है वह एक मुसीबत में फंस जाता है, हम कह सकते हैं। दरियास प्रथम ने राज्यों के इंजीनियरों के पास ईरान के महत्व के नगरों को जोड़ते रास्ते बनवाए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा कहा जाता है कि सार्डिस से सूसा तक सबसे बड़ा मार्ग दारियस ने बनवाया था। सबसे बड़ा मार्ग रफली 1500 माइल्स, अगर किलोमीटर में देखें तो 1100-1200 किलोमीटर का लंबा रोड जो है वह इतने अर्ली एजेस में इस शासक के द्वारा बनवाया गया था, ताकि कनेक्टिविटी में सुधार हो सके। उसके बाद रास्ते के ऊपर ठेर ठेर
लश्करी मथक थे, शाही मथक भी थे। लश्करी राज्य है तो ये सब बातें जो है वह स्वाभाविक है। ईरान सर्वप्रथम लश्करी राज्य था जिसने समुद्र मार्ग का उपयोग किया, और यह उपयोग जो था वह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में था। इट वाज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। दे यूज्ड द मैरीटाइम रोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। दूसरी बात, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर फॉर एनी आर्मी, आई मीन। दूसरी बात, यहाँ का जो लश्कर था वो कुछ लाभ के लिए समुद्र लुटेरे का कार्य करता था, और कई जो जहाज होते थे जो रसूल बारूद लेके जाते थे, वहां से निकलते थे, उन्हें लूटा जाता था, यही ईरानी लश्करी सैनियों के द्वारा। तो दे वर पायरेट्स। तो प्रोबेबली ये सर्वप्रथम पायरेट्स भी रहे होंगे, ये भी हम लोग कह सकते हैं। दारियस ने ईरान व भूमध्य समुद्र को जोड़ती नहर का निर्माण करवाया। जो हमने पिछले उपाख्यान में देखा था, वो ये बात तो हमने सुमेर के या इजिप्ट के संदर्भ में भी देखी है कि दारियस ने ये एक जबरदस्त लोक कल्याण का जो कार्य है वह करवाया था। विनिमय की कोई चौकस पद्धति नहीं थी, यानी कि राज्य जो था वो इतना क्रियाशील नहीं था। लीडिया के राजा ने सर्वप्रथम बार सोना रुपए के सिक्के बनवाए। देखिए, लीडिया जो है वो आज का एक एशिया माइनर का एक देश है, और एशिया माइनर आप समझ सकते होंगे, जो पश्चिमतम भाग है एशिया का, उस एशिया माइनर कहा जाता है। उसमें कई सारे देशों का समावेशन हम लोग कर सकते हैं। तो वहां के राजा ने सर्वप्रथम बार सोने रुपए के सिक्के बनवाए, और इस सिक्के को दरिक कहा जाता था। दिस कॉइन्स वर नोन एज दरिक, ये बात हमें याद रखनी है। और एक हिसाब के मुताबिक एक सोने का सिक्का बराबर 13.5 चांदी के सिक्के होते थे। तो दिस वॉज ए रेट, या आप कह लीजिए रेट का एक एस्टिमेट है उस समय के ईरान के रेट का। उसके बाद संक्षिप्त में यहाँ की प्रजा व्यापारी न थी, वो हमें मालूम है। सामान्य मानवी में शिक्षण का अभाव था, लश्करी राज्य था, तो यहाँ शिक्षण पर कम भार दिया जाता था, कम बल दिया जाता था, और लश्कर की तालीम पर ज़्यादा बल दिया जाता था। सामान्य मानवी खेती लश्कर के साथ जुड़ा था। लश्कर में ही होगा कोई भी मानवी, मगर अगर लश्कर में नहीं है तो निसंदेह खेती में होगा, यानी कि दो ही मुख्य कार्य थे उस समय की प्रजा के। तो दिस वाज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एंशिएंट ईरान। अब आगे हम लोग वहाँ की जो स्पिरिचुअल अरेंजमेंट्स है, या आप कह लीजिए धार्मिक स्थिति, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, 3 पहलू में देखेंगे। वहाँ की मान्यताओं के बारे में बात करेंगे, धर्मगुरुओं के बारे में बात करेंगे, उनके वर्ग के बारे में, और तीसरा देव सृष्टि के बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इन तीनों पहलुओं को आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं। ईरान के जीवन को धार्मिक बनाने के लिए पैगंबर जरथुष्ट्र ने बहुत ही काम किया था। पैगंबर जरथुष्ट्र, जैसे हमें मालूम है कि जरथुष्ट्र धर्म में वो एक सुप्रीम है, सुप्रीम जो है कमांडर की तौर पर उसकी जो है पूजा की जाती है लोगों के द्वारा, लोगों के श्रद्धा के केंद्र में है। पैगंबर जरथुष्ट्र के समय के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है। एक जो विद्वानों का समूह है वह कहता है कि 6ठी सदी, और वहीं जो दूसरा एक समूह है विद्वानों का, उन लोगों के बारे में, ये जो पैगंबर जरथुष्ट्र थे वे 8वीं सदी में आए थे। तो ये एक अंतर है जो कि किसी भी प्राचीन थियरी पर एक स्वाभाविक बात है। सामान्य रूप से पैगंबर जरथुष्ट्र वेद युग के अंत में बादशाह गुस्तास्प के समय, यह बादशाह जो है वह ईरान का है, और यहाँ जो समय की कंपैरिजन की गई है वह भारत के वेद युग के साथ की गई है, यानी कि रफली जो है 4000 ईयर्स अगो। तो इस समय ईरान में यह जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वह जो है फली फूली रही थी। पैगंबर जरथुष्ट्र के कुल का नाम स्पितम था।
उसे स्पीतम जरथुस के नाम से भी जाना जाता है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। एक नाम जो था वह था, यह कुल का नाम है स्पीतम जरथुस्ट। और जो ग्रीक इतिहासकार है जिसका प्रभाव हमें आज के इतिहास पर दिख रहा है, ये जो हम लोग सब बात कर रहे हैं वो एक ग्रीक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बात हमें ध्यान रहे, ये मैं आपको बता दूं। तो उन लोगों के मुताबिक ज़ोरास्ट्र के नाम से यह जो पैगंबर है वे जाने जाते थे, और ज़ोरास्ट्र से ही ज़ोरास्ट्रियन जो पूरा का पूरा समुदाय है उसका नामकरण हुआ। जरथुस्ट एक ऐश्वर्यवाद का हिमायती था। ही वॉज ए मोनोथिस्ट, और एक ही भगवान में या एक ही बल में विश्वास रखता था। उसके मुताबिक स्थानिक देव जो थे उस समय के, वे एकदम ही अमहत्वपूर्ण थे और उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ एक ही जो है भगवान था और उस पर ही जो है विश्वास रखना था, ऐसा कुछ यह जरथुस्ट का तत्वज्ञान था। जरथुस्ट के अनुसार ईश्वर ने विश्व में, यहाँ ने है, दो शक्तियों को पैदा किया। इट वॉज अ फिलोसॉफी, ये थोड़ा समझने की बात है। पहली भलाई और दूसरी जो थी वह थी बुराई। दिस वॉज द एक्सिस ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ पैगंबर, या कह लीजिए प्रोफेट जरथुस्ट। दो ही चीज है, एक भलाई है, एक बुराई है। व्यक्ति जो है वह भलाई के साथ भी अपना जीवन गुजार सकता है और व्यक्ति जो है वह बुराई के साथ भी अपना जीवन गुजार सकता है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी ऑफ दिस प्रोफेट, ऐसा भी ये मानते थे, या उस समय के लोगों को जो है ऐसा संदेश जो है फैलाते थे, ऐसा संदेश देते थे, आई मीन, कि पृथ्वी के अंत तक या जीवन के अंत तक भलाई और बुराई के बीच में निरंतर संघर्ष चलेगा। दे विल बी इन ए कॉन्फ्लिक्ट कयामत के दिन तक, मगर बाद में बुराई जो है उसकी हार होगी और उसके ऊपर भलाई की विजय होगी। तो दिस वाज द सिंपल फिलोसॉफी व्हिच वाज प्रोपोगेटेड बाय प्रोफेट ज़ोरथुस्त्र। उसके बाद अगर हम देखें तो अब देखिए हमारे पहला जो पहलू है इस धार्मिक परिस्थिति का या स्थिति का, उसे हम लोग अभ्यास करेंगे, जिसका जो है हेडिंग देव सृष्टि है। यहाँ की देव सृष्टि हिंदू धर्म की वेद की देव सृष्टि से के साथ जो है साम्य रखती है। जो मैंने बात आपको शुरुआत में की थी कि सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति आज के उपाख्यान के ऐसा पहलू है जिसमें हमें जो है इंडियन कल्चर की या इंडियन रिलीजन की सिमिलरिटीज जो है दोनों के बीच की, वह देखने को मिलेगी। तो वेद धर्म के देवों के साथ इन लोगों की साम्यता दिखती है। समय के चलते ईरानी सभ्यता में देवी पूजा भी प्रचलित बनी। सर्वप्रथम देवी थे, कोई जो है गोडेस नहीं थी, वुमेन गोडेस, मगर धीरे धीरे वहां वुमेन गोडेस भी आ गई और यह देवी का नाम था अनाहिता। देखते हैं धीरे धीरे। देखिए एक मुद्दा यहाँ छूट रहा है। ये जो बात है यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए वेद और ईरान, हम लोग ये दो पक्ष बना लेते हैं। इसमें जो ऋग्वेद में जो सूर्य देव जिसको कहा गया है उसे मित्र के नाम से जाना गया है, मित्र। और वही ईरान में जो सूर्य देव है वह मित्र के नाम पे जाना गया है। आप देखिए नाम में भी आप लोग साम्यता देख सकते हैं। मित्र भारत के वेदों में यानी कि ऋग्वेद में, और मित्र ईरान के धर्म में। यह भी सूर्य देव ही था, दोनों ही सूर्य देव थे। और ईरान के संदर्भ में जो मित्र था वो सूर्य देव के साथ साथ उर्वरा का भी देव था, यानी कि ही वॉज अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी। उर्वरता आप कह लीजिए, उर्वरता का देव। ही वॉज अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी टू। समय के चलते ईरानी सभ्यता में देवी पूजा भी प्रचलित बनी, जिसका जिक्र हमने किया। धीरे धीरे मित्र, अहुर मजद व देवी अनाहिता की पूजा साथ में होने लगी। देखिए अहुर मजद जो है वह मित्र ही है। प्राइमरी जो फॉर्म था इस देव का
वह मित्र था, फिर धीरे धीरे उसमें से मित्र का स्थान जो है वह अहुर मजद ने ले लिया विदाउट चेंजिंग एनी प्रॉपर्टी, या स्वभाव के जो है फेरफार के बिना ही नाम जो है खाली नामकरण उसमें फेरफार आया। अब ये दोनों का यूनिफिकेशन हो गया धीरे धीरे। समाज जो है अब ये इन दोनों को साथ में पूजने लगा। देखिए ऐसा हुआ, शुरुआत में तो मित्र बहुत ही प्रचलित था, लोग भी वहाँ के मित्र को ही जो है अपने श्रद्धा के केंद्र में रखते थे, मगर धीरे धीरे मित्र का स्थान जो है वह अहुर मजद ने ले लिया। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पहला मित्र था, फिर उसका स्थान जो है वह अहुर मजद ने ले लिया, और अहुर मजद मित्र से भी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, ज्यादा पॉपुलर हुआ। जरथुस्त्री धर्म में गुप्त विधियों का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ। गुप्त विधियां, देखिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो धर्मगुरु थे वे धर्मगुरु सबसे पहले मगी नामक ब्राह्मण ही थे। मगी ब्राह्मण, उन लोगों के द्वारा ही जो है गिरजाघर में जो है पूजा अर्चनाएं की जाती थी, यही मगी ब्राह्मण है। और जो गुप्त विधियों की यहाँ बात आई, तो एक बात यहाँ कहनी जरूरी है कि जो आज के इंग्लिश का जो शब्द है मैजिक, यानी कि जादू, वो ऐसा कहा जाता है कि यह जो मैजिक है यह इस मैगी नाम से उतर कर आया है। मैजिक का जो उद्भव स्थान है वह ईरान के मगी ब्राह्मण है, जो जरथुस्त्र धर्म के थे और उस धर्म की गतिविधियों का अनुकरण करते थे, गुप्त गतिविधियों का अनुकरण करते थे। उसके बाद मित्र अनहितों की पूजा करने वाला वर्ग मित्रपंथी के नाम से पहचान में आ गया। लोग जो थे वे मित्रपंथी से ही परखने लगे। देखते हैं धर्मगुरुओं का वर्ग। जगत की अन्य संस्कृतियों की जैसे ईरान में भी धर्मगुरुओं का स्थान बड़ा था। यह तो एक बहुत ही सिमिलर बात है सभी प्राचीनतम सिविलाइजेशन में, क्योंकि उस समय डर जो था मनुष्य को वो बहुत ही ज्यादा था आज की तुलना में, क्योंकि आज विज्ञान जो है वो बहुत ही आगे है, साइंस इज वेरी एडवांसिंग, तो डर जो है वह कम हो गया है। हालांकि उस समय परिस्थिति जो थी वह एकदम विपरीत थी। साइंस वाज जीरो एंड जो डर था, जो बिक थी वह 100 थी। ईरान के धर्मगुरु पवित्र सादा जीवन व्यतीत करते थे, यह बात अच्छी है, और सभी प्राचीन सभ्यताओं के कॉन्ट्ररी है। हमने मिस्र की सभ्यता भी देखी, सुमेर की भी देखी, बेबीलोन की भी देखी, असीरिया की भी देखी, मगर कहीं धर्मगुरु जो थे वे अच्छा और पवित्र जीवन व्यतीत नहीं करते थे। वे लोग जो है वेश्यावृत्तियों में जो है क्रियाशील थे। वे लोग जो है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष में एकदम जो है क्रियाशील थे, यानी कि कोई भी अच्छा कार्य जो है वह नहीं करता था, जो बात हमें ईरान के इस धर्मगुरुओं के वर्ग में दिखती है। समाज में उन लोगों की अच्छी प्रतिष्ठा थी, लोग भी मानते थे धर्मगुरुओं को। धर्मगुरुओं का अच्छा स्थान था, क्योंकि उन लोगों का जीवन पवित्र व सादा था। यह डर की वजह से नहीं था। धर्मगुरुओं की प्रतिष्ठा सुमेर में भी थी, बेबीलोन में भी थी, असीरिया में भी थी, मगर वहां डर की वजह से थी, यहाँ डर नहीं था, इन लोगों की पवित्रता थी। समाज में उन लोगों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। देख लिया, संकट के समय में ईरानी राजा भी उन धर्मगुरुओं की सलाह लेते थे। संकट के समय में ये धर्मगुरु इतने शक्तिशाली होते थे, बौद्धिक इनका जो स्तर था वो इतना ऊंचा होता था कि ये लोग राजा को भी सलाह देने का कार्य कर सकते थे किसी भी आपातकालीन समय में। दूसरी बात, यहाँ के धर्मगुरु जो थे वे शिक्षा देते थे। शिक्षा के साथ साथ भविष्यवेता भी थे, उसके साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे इत्यादि। संक्षिप्त में they were very educated and they were very holy in their deeds। उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम के प्रचार से समाज में से जरथुस्त्र धर्म की असर लुप्त होने लगी, और आज के समय हम लोग देख सकते हैं कि इस्लाम बहुल समाज जो है वह आज ईरान का भाग है या ईरान का हिस्सा है, जो कि एक समय एक जो है आर्य प्रजा जो है जरथुस्त्र धर्म वाली वस्ती थी, वहां आज इस्लाम हो गया है। देखते हैं आगे। धार्मिक मान्यता में ईरान के जरथुस्त्र धर्म में पवित्रता स्वच्छता पर भार रखा जाता है, ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, और ये भी
ऐसा मुद्दा है जो भारत के साथ साम्यता रखता है। अनेक धर्मों में अनेक मान्यताएं प्रचलित थी, जितने धर्म थे उतनी मान्यताएं थी। उनका धर्म सत्य का आग्रही था। ऐसा माना जाता था कि असत्य बोलने वाले को ईरान के एक मृत्यु का देव था, वह देव कठोर से कठोर सजा देता था। ईरान व हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं साम्यता रखती है। ईरान व हिंदू धर्म में मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उस एग्जाम्पल के मुताबिक ईरान में ऐसी मान्यता प्रचलित थी या ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक पुल के जो है ऊपर चलाया जाता था। नदी के ऊपर एक पुल बंधा होता था और पुल के ऊपर इसको चलने को कहा जाता था। जो मनुष्य पुण्यशाली होता था, जो मनुष्य पवित्र होता था, भला होता था, वह मनुष्य को नीचे नदी में फूलों के बाग दिखाई देते, बहुत ही जो है अच्छे। मगर जो पापी थे, जो असत्य बोलने वाले थे या कोई जो है ऐसे जीव थे, ऐसे आत्मा थे, उन लोगों को नीचे जो नदी थी वह पूरी की पूरी लहू की भरी हुई दिखती थी। और भला आदमी जो है वह पुल क्रॉस कर जाता था, सामने के छेड़ तक पहुंच जाता था। मगर जो पापी था वो सामने तक पहुंच नहीं पाता था और रास्ते में ही नदी में गिरता था। नदी उसको बहुत ही कष्ट देती थी, उसको पवित्र बनाती थी। उसके बाद जो है वह जो है स्वर्ग में जा सकता था। तो ठीक ऐसी ही मान्यता हमारे भारत के साहित्य में भी, धार्मिक साहित्य में भी गरुड़ पुराण में मिलती है। इट इज ए वेरी सिमिलर स्टोरी विच इज फाउंड इन अवर इंडियन स्क्रिप्चर नोन एज गरुड़ पुराण। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें संहिता दिखती है। ये एक उदाहरण देकर मैंने आपको समझने का प्रयास किया। ईरान के धर्म में प्रकृति पूजा का बहुत महत्व था। प्रकृति पूजा यानी कि वर्शिपिंग नेचर। तो ये भी एक भारत के साथ साम्यता रखता मुद्दा है। भारत की प्रजा भी एकदम शुरू से ही प्रकृति पूजा करती यही है। प्रकृति की जो पूजा है, प्रकृति श्रद्धा के केंद्र में है, प्राचीन भारतीयों के जैसे प्राचीन ईरानियों के केंद्र में है। संक्षिप्त में ईरान के धर्म में सदाचार, स्वच्छता व पवित्रता का धर्म था, अच्छा धर्म था। अन्य प्राचीन सभ्यताओं के जैसे व्याभिचारी पूर्ण जो है एकदम भ्रष्टतापूर्ण धर्म नहीं था, अच्छा था। ईरान का धर्म वेद धर्म से कई मुद्दों पर साम्य रखता है। और जैसे अगर मुद्दे की बात करें तो सर्वप्रथम मुख्य जो भावना है, मुख्य भावना, मृत्यु की जो मान्यता होती है उसके संदर्भ में भी, प्रकृति पूजा इत्यादि। तो कुल इतने मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर हमें भारत की संस्कृति और ईरान की संस्कृति के बीच में साम्यता दिखती है। तो यहाँ तक हमने धार्मिक स्थिति देखी। आगे हम लोग वहाँ का शिक्षण और साहित्य देखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ, प्राचीन संस्कृति तरह ही गिरजाघर ही आएंगे शिक्षण देने का कार्य करने में। और बहुत ही प्राइमरी शिक्षण यहाँ दिया जाता था क्योंकि लश्करी राज्य था। तो फंडामेंटली यहाँ शिक्षण का कोई महत्व ही नहीं था। ईरान में सामान्य जनमानस में शिक्षण का व्याप सीमित था और उसका कारण जो है वह लश्करी है, लश्करी राज्य। उसके बाद सामान्य लोग शिक्षण के प्रति नहीं बल्कि कृषि की तरफ अपनी रुचि रखते थे। यह भी एक अच्छी बात है। अन्य प्राचीन संस्कृति की तरह गिरजाघर ही धर्म के केंद्र में था और धर्म के केंद्र के साथ साथ शिक्षा के केंद्र में भी था, क्योंकि जो इम्पार्टिंग नॉलेज का जो कार्य है वह धर्म गुरुओं के द्वारा गिरजाघरों से ही किया जाता था। सेम लाइक अदर एंशियंट जो है सिविलाइजेशन या अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस। सबसे पहले जो है अक्षर ज्ञान दिया जाता था। सबसे पहले तो भाषा के जो चिन्ह हैं वे कंठस्थ करवाए जाते, उसके बाद उसको अक्षर ज्ञान दिया जाता, व्याकरण भी सिखाया जाता। तब जाके अलग अलग जो विषय है, जो शिष्ट साहित्य है या आप कह लीजिए शिष्ट विषय है, उसका ज्ञान उसे दिया जाता। तो सर्वप्रथम भाषा ज्ञान,
उसके बाद विषय ज्ञान। सामान्य रूप से शिक्षण में मुख पठन का महत्व ज्यादा था। मुख पठन का यानी कि कंठस्थ करने का। ईरानी लश्करी राज्य था, इस वजह से लश्करी तालीम का महत्व ज्यादा था और यह जो लश्करी तालीम थी वो बहुत ही कष्टपूर्ण थी। यहाँ के विद्यार्थी छात्र को राज्य प्रशासन का शिक्षण भी दिया जाता था। राज्य प्रशासन का शिक्षण भी दिया जाता था और इस प्रशासन के शिक्षण के लिए जो जरूरी शिक्षा थी वो धर्मगुरु के द्वारा गिरजाघरों में से दी जाती थी अलग अलग विषय के ऊपर। ईरान में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। There were multiple languages जिसमें अवस्थावजद, पहलवी, पाजंद, फारसी इत्यादि भाषाओं की सूची जो है वह सब भाषाएं यहाँ सिखाई जाती थी। अगर हमें लिखना हो तो अवस्थावजद, पहलवी, पाजंद, फारसी etc. These were the languages which were taught. ईरान में दस्तावेजों के लिए अरेमिक लिपि का उपयोग होता था, ये हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अरबों के प्रभाव से पजंद भाषा भी अरबी लिपि से लिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे अरब लोग आए, अरब लोग उसके साथ इस्लाम लेके आए, तो पजंद भाषा भी अब अरबी लिपि में लिखना शुरू हो गया। भाषा ये रही, इसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वह अरबी हो गई। तो यहाँ से जो डेवलप हुई ये भाषा जो है वो आज की फारस है, आज की फारसी, या आप कह लीजिए अरेबिक। ईरान का साहित्य फारसी भाषा में पूर्ण रूप से विकसित हुआ। फारसी भाषा में पूर्ण रूप से विकसित हुआ। कविताएं लिखी गई, छोटी छोटी नवलकथाएं लिखी गई, बहुत ही जो है अच्छे प्रमाण में साहित्य फारसी भाषा में विकसित हुआ। उसके बाद कविता के साथ ईरानी साहित्य में इतिहास का कथन भी हुआ था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पद्य ही थी, पूरा साहित्य पद्य ही था, सिर्फ ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ इतिहास कथन भी हुआ था, इतिहास लेखन भी हुआ था। विख्यात कवि फिरदौसी की शाहनामा उसका अच्छा उदाहरण है। शाहनामा इट्स ए हिस्टोरिक बुक और इसी बुक से हमें आज के समय, उस समय की जो ईरान की जो सभ्यता थी उसके बारे में कई सारे तथ्य जो है वे मालूम पड़ रहे हैं, जिसका जिक्र भी हमने पूरे सेशन में किया, अगले सेशन में भी किया और आज के सेशन में भी किया। जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें शाहनामा से प्राप्त होती है और अन्य जो बातें हैं वे ग्रीक मुसाफिरों से प्राप्त होती है। यहाँ तबीबी विज्ञान का भी विकास हुआ था। मेडिकल में भी वे लोग माहिर थे और वह जो है विषय उसका भी विकास अच्छी तरह से हुआ था। देखिए, शुरुआत में रोग के निराकरण के लिए स्वच्छता व जादू का सहारा लिया जाता था। स्वच्छता व जादू का सहारा लिया जाता था। ईरानी साहित्य में हमें कई सारे जादू के मंत्र भी हमें मिलते हैं। जादू के मंत्र फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया तो धीरे धीरे पूरा जो तब क्षेत्र है वह थोड़ा व्यवस्थित हुआ ईरान के संदर्भ में, यानी कि थोड़ा वैज्ञानिक हुआ। संक्षिप्त में ईरान ने साहित्य के क्षेत्र में कविता के अलावा कोई नोंदनीय विकास नहीं हुआ था। देखिए, हम लोग यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ईरान में कविता जो थी वो मुख्य जो है कक्षा की है साहित्य में, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविता का ही हुआ है। अन्य जो रेंज है पूरी साहित्य की उसका विकास भी अच्छे मात्रा में हुआ है। जैसे आप इतिहास के ग्रंथ ले लो या आप किसी भी विषय का ग्रंथ ले लो, तबीबी विज्ञान ले लो, क्योंकि तबीबी विज्ञान का अगर विकास हुआ तो उसका साहित्य का विकास पहले हुआ होगा, फिर पूरे क्षेत्र का विकास होता है। क्लियर? तो ये कहना थोड़ा उचित नहीं है, मगर हम लोग कंक्लूड करने के लिए यह कह सकते हैं कि देयर वाज नॉट एनी नोटेबल लिटरेचर बिसाइड्स आप कह लीजिए पोएट्री। देखते हैं कला स्थापत्य। भारत की तरह ईरान भी अपने प्राचीन खंडहरों का गौरव ले सकता है, यानी कि एंशिएंट समय से आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड। उन लोगों ने बड़े आलीशान महल तैयार किए राजाओं के लिए।
ईरान की स्थापत्य कला में विशाल सीढ़ियां व बड़े मीनार भी बनाए जाते थे और स्थापत्य कला को सुशोभित करने के लिए शिल्पकला का भी जो है उपयोग किया जाता था इन स्थापत्यों की दीवारों पर। ईरानी स्थापत्य में कमान, विशाल गुंबज, नए नए रंग आदि का महत्व विशेष था। स्थापत्य में ये 3-4 चीजों के ऊपर भार देते थे, जिसमें सबसे पहले कमान, यानी कि इसे हम लोग आर्क कह सकते हैं, उसके बाद विशाल गुंबज, नए नए रंग। देखिए, अगर हम शिल्प के बारे में बात करें तो स्थापत्य के साथ यहाँ शिल्पकला का भी विकास हुआ था और वो विकास ऐसा हुआ था, ये विकास स्वतंत्र कम था और जो है गुलाम ज्यादा था स्थापत्य कला का, क्योंकि स्थापत्य कला को ही सुशोभित करने के लिए, स्थापत्य की दीवारों को जो है अच्छी बनाने के लिए यह शिल्पकला का उपयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। यहाँ की शिल्पकला का उपयोग गिरजाघरों व महलों की दीवारों को सुशोभित करने के लिए हुआ था। देव देवियों के शिल्प नहीं बनाए जाते, मगर पशुओं के कई सारे शिल्पों के नमूने जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। पशु शिल्प ये हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें हमें कोई जो है संदेह नहीं है। सोने चांदी के बर्तन पर सुंदर नक्काशी काम करते थे। भास्करीय कला का अच्छा विकास हुआ था। अलग अलग धातुओं के अलंकार भी बनाते थे। ईरान के कई प्राचीन सिक्कों पर राजा को सिंह का शिकार करता हुआ दिखाया गया है, यानी कि यह राजा की गौरव गाथा गाने की बात है, ऐसा दृश्य प्रदर्शित करके। देखिए, अगर हम चित्रकला के संदर्भ में ईरान की संस्कृति देखें तो खूब विकास हुआ था चित्रकला का। वे लोग विविध वस्तुओं को की मिलावट से रंग बनाते थे, बट मेनली दैट कलर वेर नेचुरल कलर्स, दे वर मेड फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स, नॉट आर्टिफिशियल या नॉट केमिकल सब्सटेंस। ईरान में राजा के मृत्यु से पहले उनका चित्र तैयार किया जाता था। ये एक जो है एक ट्रेडिशन था, एक रिवाज था, और जैसे ही राजा जो है वह वृद्ध हो जाए तो उसका चित्र जो है वो बहुत ही अच्छा सा तैयार किया जाता था उसके मृत्यु के पहले। ईरान में गलीचे बनाने का उद्योग पूर्ण रूप से विकसित था और इसके लिए उस काल में ईरान जो था वह विश्वविख्यात था गलीचों के लिए। संगीत के संदर्भ में देखें तो ईरान में संगीत कला में कोई नोंदपात्र क्रांति हासिल नहीं हुई है, यानी कि दे वर पुअर विद देयर म्यूजिक। फिर भी यहाँ के लोग नृत्य, तंतुवाद्य, गीत इत्यादि चीजों के शौकीन थे, ऐसा हमें लगता है। प्राप्त विगतों से ये निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि कई जगह से हमें तंतुवाद्य भी मिले हैं और साहित्य में भी गीत नृत्य का उल्लेख हमें कई जगह मिला है। देखिए, अगर हम सामान्य समीक्षा करें इस पूरी जो है सभ्यता की, तो हम लोग कह सकते हैं कि ईरान का राज्य लश्करी था। जो हमें पता है, विविध क्षेत्रों में खास प्रगति नहीं हुई है। लश्करी होने की वजह से शैक्षणिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो प्रगति है वह अटक जाती है, वह रुक जाती है, और वो सब जो है रिसोर्सेस वे लश्कर के तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। राजतंत्र क्रूर व घातकी था, और वो भी क्यों ना लश्करी था, स्वाभाविक सी वस्तु है। यह संस्कृति ने कई चीजें विश्व को दी, जिसका जिक्र हमने किया। कोऑपरेटिव जो थियरी है एग्रीकल्चर की, वो भी प्रोबेबली जो है ईरान ने हमें दी है। उसके बाद गलीचा, वो भी हमें ईरान ने दिया है। उसके बाद अगर हम कविता की बात करें, कविताओं की, तो ईरान ने हमें कई सारी कविताएं भी दी है। अगर हम फारसी भाषा में, फारसी भाषा के साहित्य की बात करें तो दुनिया की अच्छे से अच्छी जो शायरियां हैं वो फारसी भाषा से ही निकलती है। अच्छी शायरियां वो भी हमने जो है हमको ईरान ने ही दी है, हमको यानी कि पूरे विश्व को। तो दिस वाज द एंटायर ईरानियन सिविलाइजेशन, जिसमें हमने आज के उपाख्यान में सामाजिक स्थिति से हमने शुरुआत की। उसके बाद वहाँ की जो है आर्थिक स्थिति देखी, उसके बाद वहाँ की धार्मिक स्थिति देखी, कला व स्थापत्य देखा, शिक्षण व साहित्य देखा, जिसके तहत हमने पूरा जो ईरान का जो उस समय का जो समाज था उसको समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली सभ्यता के साथ मिलेंगे। यह सभ्यता आज यहाँ पूर्ण होती है ईरान की, और नेक्स्ट सभ्यता प्रोबेबली चाइनाज जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन रहेगी, जिसके बारे में हम लोग हमारा अभ्यास जो है वह जारी रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सभ्यता के साथ, नेक्स्ट विषय के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए गौतम यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।